इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था अपना। अभी मैं लास्ट 10 ईयर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सर्व कर रहा हूँ। मैं अभी एचडीओ हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर। साथ साथ में मैंने अपना मास्टर्स हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस में परस्यू किया है। इट वाज इन प्राइवेट मोड। अभी मेरा नया नया इंटरेस्ट थोड़ा सा डिजिटाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर में हुआ है, तो मैं इंडिया एनर्जी स्टैक और एडवांस मीटरिंग इंफ्रा पे भी काम कर रहा हूँ। और बीइंग वेल सर्विस करते करते पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सर्विस के लिए इंटेंशन हुआ, तो फिर ये पीसीएस और यूपीएससी की राह पकड़ ली। आप ऑलरेडी एसडीओ हो जी सर, पब्लिक सेक्टर जॉब नहीं है? हाँ सर, ये पब्लिक सर्विस है बट इसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। इसका डोमेन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर से रिलेटेड है। बस मैं थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहता था। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है यूपी में या ऑल ओवर इंडिया में? आप देखो इंडियन एनर्जी डेफिशिएंट है, यूपी तो स्पेसिफिक है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सर, क्योंकि हमारा जो अभी रिसेंटली जो हमारे जनरेशन के पैरामीटर्स हैं, दे आर गोइंग अप। जनरेशन हमारा अच्छा हो रहा है, ट्रांसमिट भी हम कर पा रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन में शहरों में हम 24 घंटे दे रहे हैं, तहसील स्तर पे भी हम 22 घंटे दे रहे हैं। और जो ग्रामीण है, जो बहुत ही ज़्यादा देहात है, वहाँ ही हमारा 18 घंटे 19 घंटे सप्लाई है। तो और इट्स बिकॉज ऑफ जो हमको लॉसेस कम करने हैं, वो इसके पीछे एक कारण है। पावर प्रोडक्शन के मामले में हम अब डेफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा आरी का प्रोडक्शन है, रूफटॉप सोलर भी जा रहा है और जेनकोस की कैपेसिटी भी बढ़ रही है लगातार। अच्छा, रूफटॉप सोलर की आप बात कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट कोई स्कीम चला रही है इसके लिए? यूपी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग कोई स्कीम नहीं है, बट कोलैबोरेट करते हैं हम। पीएम जो सूर्यघर योजना है उसके साथ और पीएम कुसुम योजना के साथ हम कोऑपरेट करते हैं। यूपी का एक पीएसयू है, यूपी नेटा, वो इसके लिए काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो उनका इंटरवेंशन रहता है स्कीम्स के साथ। वो इन्वेस्टमेंट भी देते हैं बड़े सोलर पार्क के लिए। यूपी का, सॉरी सर, आई कैन रिकॉल, यूपी की सोलर पार्क को लेके पॉलिसी है, तो वो यूटिलाइज हो रही है। ये नेट मीटरिंग क्या होता है? सर, नेट मीटरिंग बेसिकली नेट का मतलब है कि व्हाट इज बीइंग जो हम ग्रिड से इनपुट ले रहे हैं वो माइनस जो हम सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, उसको डिडक्शन करके हम कंज्यूमर को बिल रेज करते हैं। तो दैट फैसिलिटी इज इनबिल्ट इन द मीटर। तो वो दिस काइंड ऑफ मीटरिंग इज द नेट मीटरिंग। आप कह रहे हो कि आपका इंटरेस्ट डिजिटाइजेशन में है? डिजिटाइजेशन ऑफ द पावर सेक्टर बेसिकली अभी। डिजिटाइजेशन ऑफ द पावर सेक्टर है कैसे? सर बेसिकली जब मैं आया था डिपार्टमेंट में, इट वाज लेड बैक इन 2016। मुझसे 2 साल पहले तक जो बिलिंग्स होती थी मैक्सिमम डिस्काउंट्स में, वो रोल बेस्ड होती थी और बहुत ही पुराने सॉफ्टवेयर काम करते थे। उसके बाद हम लोग जब आए तो उसके बाद ऑरेकल्स के प्रोडक्ट आए, मीटर डाटा मैनेजमेंट और कस्टमर केयर एंड बिलिंग, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। उससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर जो लेजर्स में पढ़े थे, नोटबुक्स में पढ़े थे, वो उनका कोडिफिकेशन हो गया, वो डिजिटल मीडियम्स में आ गए, तो यूटिलिटी को ट्रांसफॉर्म हुआ थोड़ा। उसके बाद स्काडा सिस्टम्स आए। उसके बाद अभी एनर्जी स्टैक की बात हो रही है। एनर्जी स्टैक विल बी लाइक द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पावर सेक्टर। तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कंज्यूमर सर्विसेज बढ़ेंगी, तो दैट इज आवर एम। अच्छा, एआई चल रहा है अभी। जी सर। हाउ विल यू एआई in the UPPCL for digitization of the data? Recently sir, I want to know just convey that मैं जो अभी इंडियन एनर्जी AI इम्पैक्ट समिट जो हुआ था दिल्ली का, मैंने उसमें अपने डिस्कॉम को रिप्रेजेंट किया था। तो हम जो इंडिया एनर्जी स्टैक है उसमें पावर डिस्कॉम जो हमारा है वो एक एंटिटी है। तो हम जो इंडिया एनर्जी स्टैक है उसमें हम AI का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। AI को हम जो मीटर डाटा है उसको एनालाइज करने में, एंड टू एंड कंज्यूमर्स जो पावर का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और बाकी भी जो रूटीन के काम होते हैं, जैसे लेजर्स को मैनिपुलेट करना होता है, या फिर उनको आई मीन टू से कि जो ड्राफ्टिंग वर्क्स होते हैं उनमें हम AI का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। अभी यूपी का बजट आया है, ठीक है? जी सर। बजट देखा है आपने? सर सॉरी यार, मैं अभी बजट से गो थ्रू नहीं किया है, क्योंकि सर अभी पढ़ने बैठा ही हूँ अभी 2 दिन पहले। जी सर। अच्छा, जो यूपी में बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जी सर, इनका बेनिफिट क्या है एक तरीके से? सर एक कहावत है कि अगर हम 100 रुपये अगर इंफ्रा में लगाते हैं तो एक जो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है वो 1% की रेट से बढ़ने लगता है। तो सर जो जितने भी एक्सप्रेसवे बने, बीट द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बीट द नोएडा एक्सप्रेसवे, बीट द गंगा एक्सप्रेसवे, इन सारे एक्सप्रेसवे से सर जो रूरल हिंटरलैंड्स हैं वो कनेक्ट कहावत है, किसी की रिपोर्ट है।
सर ये शायद रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है शायद ये। श्योर है आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है सर ये। तो किसका कहाँ पर है? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बड़ी एक रिपोर्ट है कि मतलब अगर इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट होता है तो इकोनॉमी का साइज बढ़ता है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज होती है, और सर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है, और मार्केट्स कनेक्ट होते हैं, बी इट द रूरल मार्केट, बी इट द सिटीज, ये सब कनेक्ट होता है सर। यूपी में जो ये आजकल आपका जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये चल रहा है, जी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं? सर इट वाज द वन ऑफ दी मतलब बहुत अच्छा स्कीम था जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए थे। इसने सर क्या किया है, जो ग्राउंड लेवल पे जैसे यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। जैसे मैं आगरा से हूँ तो वहाँ पे पेठा और पेत्रा दीरा का बहुत काम होता है। बरेली में जाएंगे तो वहाँ पे बांसुरी फेमस है वहाँ पे, और वहाँ पे झुमके वगैरह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो फेमस है। अमरोहा जाएंगे तो वहाँ की ढोलक फेमस है। तो सर इट वाज द काइंड ऑफ बूस्ट टू लोकल एमएसएमईज, जो लोकल में लोग सिर्फ बनाते थे, और जो लोकल लेवल पे उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट में दे दिया। ओडीओपी आने से उसमें इन्वेस्टमेंट आया और एमएसएमईज को बूस्ट मिला, तो वो जो प्रोडक्ट उनके जो बन रहे हैं नाउ दे आर गेटिंग एक्सपोर्ट। तो मतलब ऑलमोस्ट सर ओडीपी आने के बाद जो एमएसएमई का जो एक्सपोर्ट था यूपी का, उसमें 30% से ज़्यादा का ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया है। दूसरा सर इसका स्कीम बहुत अच्छी है, लोकल लेवल पे लोग अब इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं, बट सम ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स ये है कि सर जिस रेट से इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया गया था उस रेट से आया नहीं। दूसरा एमएसएमईज की एक प्रॉब्लम, एमएसएमईज मैक्सिमम डिजिटाइज नहीं है। वो मतलब अभी अपना मतलब बहुत सारी मैक्सिमम एमएसएमईज जस्ट प्रोडक्शन तो करती हैं, दे डू नॉट हैव वेबसाइट्स, दे डू नॉट हैव ऑनलाइन मार्केट कनेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे ओडीओपी रियलाइज नहीं हो रहा है। हालांकि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ओडीओपी ऑफिसर नियुक्त करना शुरू किया है जिला स्तर पर, तो वहाँ से हो सकता है कि एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का हैंड जाएगा उसमें, अगर ऑफिसर डिप्लॉयड होगा जो टू द प्रोजेक्ट के लिए, तो पॉसिबली है कि ओडीओपी स्कीम अच्छे बेनिफिट देना शुरू कर देगी। इट्स अ वेलकम स्टेप बट रिक्वायर सम रेट्रोफिटिंग। अच्छा, आपने बीटेक किया, बीटेक के बाद में हिस्ट्री के बाद में एनवायरमेंटल साइंस? सर एक्चुअली पढ़ने का शौक है, तो मतलब मैं नहीं, ये सब्जेक्ट चॉइसेस का थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस इतिहास में थोड़ी रुचि आई तो इतिहास से कर लिया। फिर बाकी सर मेरा मतलब एक सेक्शन ये है कि मतलब मैं सस्टेनेबल एनर्जी और ये डिजिटाइजेशन की बात करता हूँ, तो एनवायरनमेंट से बिजी करने का उद्देश्य बस यही था कि मैं सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अपने सेक्टर में भी ढूंढ पाऊँ, और बाकी अगर मैं सिविल सेवा में जाता हूँ तो वहाँ पे भी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और ये बाकी जो क्लाइमेट को लेके जो पूरा ग्लोबली अब तो मतलब मूवमेंट चलने लगा है, तो उसको लेके मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। दैट वाज द पर्पस ऑफ गोइंग टू इन एनवायरनमेंट। ठीक है। आप फिलहाल काम में जो करते हैं? सर मैं यूपीपीसीएल में काम करता हूँ। ये पब्लिक सर्विस नहीं है? हाँ सर ये पब्लिक सर्विस है। आप बोल रहे थे मैं पब्लिक सर्विस में जाऊँ तो? सर मैंने कहा ये पब्लिक सर्विस है, लेकिन मेरा जो पब्लिक से कनेक्ट है वो बड़ा लिमिटेड है और एक सेक्टर के लिए है। मैं इसका एक्सपेंशन चाहता था, इसलिए सर मैंने सिविल सेवा का फील्ड थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया। आपकी जॉब प्रेफरेंस बताइए कौन सी? सर मैंने फर्स्ट उस पर प्रेफरेंस पे एसडीएम रखा है, डिप्टी कलेक्टर। सेकंड प्रेफरेंस इज डिप्टी एसपी, एंड थर्ड प्रेफरेंस इज एआरटीओ। देन सर वर्क ऑफिसर है, एंड देन सर ट्रेजरी ऑफिसर है, देन सर फर्दर। एसडीएम को छोड़कर कौन सी जॉब ऐसी है जो पब्लिक सर्विस से बहुत ज़्यादा डील करती है? सर इवन डिप्टी एसपी भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि सर मतलब उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो ऐसा है कि उनको लगभग सोसाइटी के हर अंग से ही कनेक्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर। पावर और अथॉरिटी में क्या अंतर होता है? पावर एंड अथॉरिटी, सर पावर इज काइंड ऑफ मतलब मोर रिस्पॉन्सिबल, अथॉरिटी इज मोर डिक्टेटिंग काइंड ऑफ थिंग। श्योर है? सर नॉट जस्ट श्योर, आई मीन सर दिस इज माय ओपिनियन। एथिक्स इंटीग्रिटी में क्या अंतर है? सर एथिक्स यूनिवर्सली कोडिफाइड स्टैंडर्ड्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के होने चाहिए सर। एंड इंटीग्रिटी सर, इंटीग्रिटी इज अक्षुण्ण रहना वैल्यू सिस्टम का, पर्टिकुलर जैसे मेरा कोई वैल्यू सिस्टम है उसका अक्षुण्ण रहना, ये इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या अंतर है? सर इंटीग्रिटी इज जस्ट एक्टिव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज जस्ट मैंने देखा कि पानी गिर रहा है। इंटीग्रिटी इज नॉट जस्ट पानी गिर रहा है, पानी क्यों गिर रहा है और पानी को गिरने से कैसे रोकना है, लाइक दैट। ठीक है। आपने ग्रेजुएशन किस उससे किया? ग्रेजुएशन सर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद आपने हिस्ट्री किया? हिस्ट्री सर मैंने अभी रिसेंटली मतलब पिछले 3 साल में मैंने 2 आपने कहाँ से किया? सर ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से किया, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है। आपने डिस्टेंस से किया है? सर ये प्राइवेट था। ठीक है। और इन्वायरमेंट? सर ये मैं इग्नू से परस्यू कर रहा हूँ डिस्टेंस। इग्नू से परस्यू। ओडिया।
हिस्ट्री का आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज करेंगे? सर एक्चुअली जो पास्ट होता है सर वो वर्तमान में जीता है और भविष्य की दिशा दिखाता है। तो सर हिस्ट्री दिखाती है कि कैसे मतलब इंडिया का अगर हम मैं मतलब एंशिएंट टाइम देखूं तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसके ड्रॉबैक्स मैंने हिस्ट्री से देखे और फिर उनको मैंने प्रेजेंट रियलिटीज़ में समझा। अब मैं कोशिश करूंगा कि उसके जो ड्रॉबैक्स हैं या फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आने वाली जनरेशन्स को ना फेस करने पड़े। दिस इज वन थिंग। बाकी सर एनालिसिस ऑफ कास्ट क्यों लिखा है, किसने लिखी है किताब? एनालिसिस ऑफ कास्ट इज सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और कौन सी किताब लिखी है कास्ट के ऊपर? सर आई कैन नॉट रिकॉल सर। ठीक है, आपने हिस्ट्री से बताया तो ठीक है, आपने हिस्ट्री से आपने पीजी भी किया है, तो कौन सा एरिया आपको हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? सर हिस्ट्री में सर ऐसा कोई मतलब एरिया नहीं है, बट मैं सर गांधी का जो रोल है हिस्ट्री में उससे, और सर जो अपना एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था चाणक्य का, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ सर। ठीक है, चाणक्य ने कितने प्रकार की गुप्तचर की बात की है? सर उन्होंने सर काफ़ी सारे, मैं सर ऐसे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर रहा, बट चाणक्य का जो स्पाई सर्विस होती थी उसमें सर वैश्या से लेके नारी से लेके और सैंड्स से लेके मतलब हर सेक्शंस के लोग रहते थे। तो वो कितने टाइम के बताए हैं? सर मैं रिकॉल नहीं कर सकता। दुर्ग को लेकर चाणक्य ने क्या बोला है? दुर्ग सर उसने जो सप्त सिद्धांत जो बताया था, जिसमें राजा का सप्तांग सिद्धांत होता था, उसमें सर दुर्गों को मतलब काइंड ऑफ मतलब राजा का एक प्रोटेक्शन का एलिमेंट माना था उसमें सप्त सिद्धांत में। श्योर है? हाँ सर मतलब विचिकित्सु क्या होता है? विचिकित्सु करके कुछ बोला था चाणक्य ने। सर क्या नाम है सर? ठीक है, आप ये बताइए कोई ऐसी ऐतिहास की घटना जो हाल फिलहाल लगभग एज इट इज रिपीट होती हमें दिखाई दे रही है? सर जो कॉलोनियलिज्म जो था पुराना, वो न्यू कॉलोनियलिज्म बन के लगभग उसी शेप में आता हुआ दिखा है। और दूसरा सर मैं अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पे बात करें तो जैसे शिफ्ट हुआ था, यूएस जैसे पावर बना था, तो जब यूएस सुपर पावर बन रहा था तो देयर वर टसल्स इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। सेम टसल्स अब फिर से होते दिख रहे हैं, मतलब सेम टसल ऐसा लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप हिस्ट्री को कैसे प्रयोग करेंगे? सर यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्ट्री का प्रयोग ये हो सकता है सर, जो यूपी की जो हिस्ट्री रही है वो सर एंशिएंट टाइम से लेके और मुगल एज जो पर्शियन रूल था और पर्शियन टाइम्स था उससे लेके अंग्रेजों के काल तक एक ट्रांजिशन हुआ है। तो सर उस ट्रांजिशन में हमने एक गंगा जमुनी तहजीब और एक सेक्युलर कल्चर को गेन किया है। तो सर उसी जो होता था सुलह कुल की जो नीति होती थी जो शाहजहां और अकबर फॉलो करते थे, मैं चाहूँगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में अपने कार्यों से सुलह कुल की नीति बनाना शुरू करूँ सर। दिस वे आई कैन यूज द हिस्ट्री ऑफ आप इन्वायरमेंट से भी आपने पढ़ाई किया है ना? जी सर, परस्यू कर रहा हूँ, उसका फर्स्ट ईयर हुआ है। ठीक है, तो आप ये बताइए इन्वायरमेंट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसमें पहले क्या ऑर्डर था? सर सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरनमेंट को लेकर कई सारे डिसीजंस दिए हैं सर। रिसेंटली सर उनका ग्रैप को लेकर डिसीजन आया था, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है जो दिल्ली का है, दिल्ली में जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए था, तो उसको लेके उन्होंने दिल्ली और सेंटर को ऑर्डर दिया था कि मतलब आप इस ऑर्डर मतलब दिस प्लान इज़ नॉट जस्ट ये एक मतलब ये प्लान नहीं है, ये आपको अर्जेंटली मतलब दिस इज मतलब काइंड ऑफ मेंटेनेंस ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसको लेकर था। बाकी यमुना एक्शन प्लान को लेकर सर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया था सर। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कमेंट करना ठीक रहेगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा? मुझे लगता है कि सर व्हेन एग्जीक्यूटिव इज नॉट प्रॉपर्ली एक्टिंग देन जुडिशियल इंटरवेंशन विद सम मोरल चेक्स इज नेसेसरी, बट ऑन द सेम वे जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए वो कि एग्जीक्यूटिव के काम में ही पूरी तरह दखल देने लगो, ये नहीं होना चाहिए। बट मोरल चेक्स आर देयर, टीआईएल्स आर देयर, सो सिस्टम इज देयर। तो जुडिशरी को कभी-कभी इंटरवीन करना पड़ता है व्हेन लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव इज साइलेंट। जुडिशियल इंटरवेंशन विद द लाइट ऑफ मोरालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। आपको नहीं लग रहा है इंडिया की जुडिशरी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रही है? सर there are check and balances in the constitution. In some cases it seems नहीं लग रहा है कि जुडिशियल एनार्किस्ट टाइप की तरफ हम बढ़ रहे हैं? I cannot agree on this sir, मैं इस पर सहमत नहीं हो सकता। अभी आपने एनसीईआरटी का केस देखा? एनसीईआरटी जी सर वो देखा मैंने। एनसीईआरटी में जो जुडिशियल करप्शन को लेके एक चैप्टर था, तो इससे ज़्यादा क्या रहेगा भाई? आपको अगर करप्शन अगर है तो वहाँ पर बताने से सर क्या इशू है? यस सर, एक्चुअली सर ऐसा होना चाहिए। सुकरात ने भी कहा है कि जो जुडिशियल पोजीशंस हैं उन पे हमेशा मोरल लोग रहने चाहिए,
अगर जुडिशरी में करप्शन है एंड कॉमन पीपल जो हमारे लोग देश के लोग हैं वो अगर इसे एग्री करते हैं तो देयर नीड टू बी एक मेजर ऐसा होना चाहिए जैसे जुडिशियल स्कैन भी होना चाहिए और जुडिशरी की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। सेम आप दिल्ली का केस देख लो, अभी यहाँ पर जिस वर्मा जी का केस था। जी सर। तो आपको नहीं लग रहा कि ये चैप्टर होना चाहिए, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रही है सर, इसको लेकर? इन माय ओपिनियन सर ये चैप्टर होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए सर। आपकी हॉबी है पोइट्री राइटिंग। जी मैम। आप किस तरह की पोइट्री करते हो? एक होता है कि छतबद्ध, होता है मुक्त। मैम एक्चुअली मतलब थोड़ा सा मैं जब यूपीएससी के पेपर एग्जाम दे रहा था तो मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो जो निराला ने जो छंद मुक्ति की तो उसके बाद पोइट्री में बहुत इम्पैक्ट आया और बहुत लोगों ने अपनी भावनाओं को लिखा, क्योंकि छंद की संरचना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं पहले छंद जब मैं सीख रहा था तो छंद में लिखता था, लेकिन मैं छंद मुक्ति को ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आप किस तरह के, मतलब एक होते हैं वीरस और होते हैं करुणरस, उससे मैं एक हमारे समय के मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में ही पले हुए एक कवि है नीलोत्पल मनाल, वो बोलते हैं कि ए कवि कविता नहीं अपने समय की पीड़ा देखो। तो मैं करुणा भी लिखता हूँ और प्रेम भी लिखता हूँ और अपने समय की जो कंटेम्प्रेरी जो इशूज है जो मुझे प्रोवोक करते हैं, जो मेरे सोल लेवल पे हिट करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको लिखूँ, उन पर ज़्यादा फोकस करूँ। अच्छा, आपने कैसे कोचिंग वगैरह भी किया है? नहीं सर, मैं 10 साल से सर्विस में हूँ, तो मुझे कोचिंग करने का समय तो नहीं। फिर आप बोला कि मुखर्जी नगर में यहाँ पे मतलब उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनकी डार्क हॉर्स नाम से, अवगढ़ नाम से उनकी काफ़ी किताबें हैं, तो मैं उनको जानता हूँ। ठीक है। इमेज और सिंबल का कविता में क्या इम्पोर्टेंस होता जी है? मैम। इमेज और सिंबल का। इमेज एक्चुअली ये बिंब है, तो मतलब इमेज जैसे मैं इस बोर्ड को देख रहा हूँ। बिंब और प्रतीक का हाँ, क्या हाँ। महत्व होता है कविता में? बिंब जो होते हैं वो इमेजिनेशन को बढ़ावा देते हैं और इमेजिनरी जो कल्पनाएं होती हैं उनसे वो निकल के आती हैं और सीन मुझे दिखने लगते हैं। जैसे कमायनी में इन्होंने जयप्रकाश प्रसाद ने बहुत बिंब बनाए हैं कि मतलब एक व्यक्ति है जो बैठा है शिला पर और चिंतन कर रहा है, तो ऐसे करके, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं देखा, लेकिन उन्होंने ऐसे बिंबों का निर्माण करके एक आईना दिखाने की कोशिश करी है। सेम प्रतीक होते हैं, प्रतीकों का उद्देश्य ये होता है कि मैं मतलब अगर मैं जैसे ये बोतल रखी है, इस बोतल को साहित्य के चार स्तंभ कौन से हैं? साहित्य के चार स्तंभ। मैम एक तो मैम आप काल के आधार पर बात नहीं करें नहीं। जी, या फिर छायावत के स्तंभ, हाँ, वो महादेवी जी हैं एंड पंत हैं, निराला हैं और प्रसाद। ठीक है। मान लीजिए आप मतलब आप अपनी इस हॉबी का प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन मैम एक्चुअली जो काव्य होता है वो मतलब काव्य के साहित्य के बारे में जो एक बालकृष्ण करके एक राइटर थे, मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने बोला कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो जो कविताएं हैं, कविताएं भी ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई व्यक्ति पोएटिक नहीं है या फिर कोई कविता नहीं समझ रहा है तो वो कविता को जी नहीं रहा है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो पब्लिक इशूज की कविताएं हैं उनको बहुत सरलीकरण करके उनको इम्प्रिंटिंग कराया जाए या लोगों में स्प्रेड किया जाए या फिर लोगों को करुणा सिखाई जाए। गवर्नमेंट स्कीम को भी एक कविता के हाँ, थ्रू कर सकते हैं। जी मैम, लोगों तक पहुंचा जी मैम पहुंचा सकते हैं, नॉट जस्ट गवर्नमेंट स्कीम, जैसे अपने पर्यावरण के बारे में। सोशल मीडिया काफी ज्यादा, क्या इससे पोइट्री पे कैसा इफेक्ट पड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोशल मीडिया का मैं मिला जुला प्रभाव कहूँगा। एक तो मतलब जो पुरानी कविताएं जो थी, जो दबी हुई थी, वो नई अभिव्यक्ति के साथ निकल के आ रही हैं और उसकी आउटरीच बढ़ रही है। नए जो कवि हैं वो भी लिखना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर या फिर बहुत सारे एक कविशाला करके पोर्टल है, वहाँ पे लोगों ने लिखना, नए कवियों को बढ़ावा मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा मतलब जो मुझे लगता है कि साहित्य के जो पैमाने हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट आई है। कुछ मतलब लोग थोड़ा सस्ता साहित्य भी लिखना शुरू कर दिया है, सॉरी टू से, बट जो पैरामीटर्स होते हैं कविताओं के वो थोड़े घट रहे हैं। ये एक ड्रॉबैक मैं कहूँगा, क्योंकि लोग मतलब अर्ली ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं कि हमको बहुत जल्दी प्रसन्नता मिल जाए, जल्दी लाइक्स मिल जाए। मुझे यूपी के 4 कवि के नाम बताइए। यूपी में मैम सुमिता नंदन पंत, हालांकि उनका बर्थ उत्तराखंड में हुआ था लेकिन उनकी कर्म भूमि सब यहीं थी, यूपी में थी। प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। क्या कबीर भी यूपी से थे? हाँ, कबीर भी यूपी से थे, वो भी तुलसी का? तुलसी भी, जायसी भी और खुसरो भी, ये सब यूपी गई।
ऐसा बोलते हैं ना कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होती है। हाँ मैम, बोला क्या गया आप है इस कि बात से सहमत है? जब लोग चुप हों तो अखबार निकालो ऐसा करके। जी मैम, मतलब मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रुथ, मैं इसे सहमति रखता हूँ, क्योंकि विजडम और जो ट्रुथ है वो कलम से निकल के आता है। साहित्य जब जनसमूह तक पहुँचता है तो विचारों में परिवर्तन भी आता है और लोग फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो फिर क्वेश्चन करते हैं तो फिर चीज़ों में परिवर्तन दिखने लगता है। ठीक है, यूपी का लिटरेसी रेट कितना है? मैम यूपी का लिटरेसी रेट अराउंड 67% है, 67% है। उसमें मेल लिटरेसी इज मोर एंड फीमेल लिटरेसी अराउंड 57 है। और सेक्स रेशो? सेक्स रेशियो मैम 912,000 है। थैंक यू सर। कुछ इंटरव्यू के लिए कहीं से कंटेंट वगैरह पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर इंटरव्यू के लिए हाँ, सर अभी तो अभी नहीं सर, अभी कुछ मॉक कुछ कहीं प्रीवियस लोगों से या सर ये फर्स्ट मॉक है मेरा इस सीजन इसका का। आपने देखा कि नहीं देखा कि कहीं पर क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे जवाब देना है, क्या है? ठीक है, सर मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है। पहले आप बहुत तेज बोल रहे हो, तेज इन द सेंस लाउड नहीं, आपकी स्पीड आपकी ज़्यादा है। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा बहुत कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जब आप खुद ही एक बार किसी से वो इंगेजमेंट होगे तो वाई रियलाइजेशन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन थोड़ा सा जो आप जवाब दे रहे हो, जवाब के साथ साथ में जो क्वेश्चन है तो स्पेसिफिक उस क्वेश्चन का जवाब ना देने के बजाय, ठीक है, आप बाकी चीज़ों में आसपास उसकी चीज़ें जितनी हैं उसमें ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे 2-3 क्वेश्चन जो आपसे किए थे, एक तो डिजिटाइजेशन वाला था, एआई इम्पैक्ट वाला जो था। हाँ सर। ठीक है, मैंने आपसे सवाल सिंपल से किया था कि भाई डिजिटाइजेशन जो है वो एआई का इम्पैक्ट डिजिटाइजेशन में किस तरीके से है। ठीक है, तो उसमें आपने जैसे ठीक है आपकी उपलब्धि थी कि हाँ ठीक है एआई समिट में जो आप इन्वॉल्व हुए सारी चीज़ें थी, वहाँ पर आपका जवाब आई थिंक केंद्रित होना चाहिए था इतने पर कि भाई किस तरीके से आप कर रहे हो और आगे आपका फ्यूचर क्या प्लान है कि इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो ठीक था, डाटा से ठीक है, डाटा को आप रीड कर रहे हो एआई के थ्रू, ठीक है, भाई एआई के थ्रू आप ये कर सकते हो और चीज़ों को कि डाटा कहाँ पर चोरी हो रहा है, कितना चोरी हो रहा है, वो आसान हो गया। जी अब आपको हर मीटर को चेक करने की तरीके से जरूरत नहीं है। ठीक है, देन जो गवर्नमेंट स्कीम की बात थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम में ठीक है, वो पीएम वाली बात आपने 2 स्कीम की बात की, ठीक है, साउथ पार्क वाली जो बात थी वो भी आपने ठीक की, अच्छा था वो आपका। एंड ठीक है, बाकी ठीक है। देखिए जो मेरे हिस्से में आता है सर वाले के हिस्से का होता है। एक तो आपकी एंट्री आपने कैसे की, आप इंटरव्यू के लिए आए तो आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, आप ऐसे आकर बैठे जैसे अपने किसी पड़ोसी के कमरे में जाकर बैठे हैं या अपने घर वाले के, ऐसा नहीं रहता है। आपको आपने कुर्सी किसका करना है, आपको बोला ही नहीं, आपने फेस कैसे कर दिया, वो कुर्सी का फेस कैसे था, आपने कैसे चेंज कर दिया। वहाँ कुर्सी को हाथ लगाना ही होता, कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। आपने मतलब पूरा का पूरा वहाँ से वो फेस मैडम की तरफ था उस कुर्सी का, आपने मेरी तरफ कर दिया। तो इसके अलावा क्या रहता है, अब बार बार कभी हाथों को ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, ये मतलब इसके अलावा आपको जो हाथों को है ना अपने घुटनों पर रखिए, घुटनों के ऊपर रखिए और हाँ ऐसे दीजिए, अंगूठे और उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता, फॉर्मल रखिए, ज़्यादा प्रेस नहीं किया जाता है पर सहज रहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जो सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ रहे थे, अब देखना वहाँ पर रहेगा आपको उसमें मिल जाएगा आपको। आप उधर देख रहे हैं नहीं आ रहा तो उधर देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, नहीं आ रहा तो सर के पास से देखिए ना, सर की तरफ देखिए या मेरी तरफ देखिए। आप ज़्यादातर सर क्वेश्चन पूछ रहे थे तो आप मेरी तरफ देख रहे थे, मैडम तो ऐसे कर रहे थे जैसे मैडम तो बैठी ही नहीं है, ऐसे नहीं रहता। बोर्ड के मेंबर है तो आपको उसी की तरफ देखना रहता है। आते हुए कोई विषय नहीं, सीधे के सीधे आप बैठ गए, जाते हुए तो बल्कि आपने अभिवादन किया, आते हुए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार आपने किया और बाकी बस बैठ गए, बस जैसे तैसे करके आप पूछना शुरू करते हैं, ऐसे करके ये नहीं रहता है। फेस को कभी आप ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता। फेस का एक्सप्रेशन का थोड़ी ना आपका हो रहा है, फेस लगभग ना देखो एकदम ऐसा नहीं रहता, जब काफी ज्यादा ना चीजें होती है
मान लो आपसे कोई तनावपूर्ण चीज़ें पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पूछे जा रहे हैं जहाँ पर काफ़ी ऑफवर्ड चीज़ें हैं, तो वहाँ ठीक है हल्का फुल्का रहता है, पर मतलब बहुत ज़्यादा फेस का एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये रहता है आपका फेस का हो गया, ठीक है, आपका आई साइड का हो गया है, ठीक है। हाँ, बीच बीच में जीभ का भी ऐसे करते हैं। अगर आप जीभ अगर बार बार निकाल रहे हैं तो आपको लिप बाम वगैरह कुछ यूज करके जा सकते हैं वहाँ पर, अगर कोई इशू आ रहा है तो। ठीक है, मैडम बोल रही है आप एग्जाम्पल पानी का देने लग गए, कुछ सेंस नहीं बन रहा है। सर सही बोल रहे हैं कि आपको ना, आपको जो पूछा जा रहा है ना, पूछे के आसपास, जैसे एआई का है, जैसे एआई का ना आप ये चाहते हैं कि एआई समिट के ऊपर क्वेश्चन बने, तभी आप वहाँ मेंशन कीजिए, नहीं तो अननेसेसरी चीज को मेंशन कीजिए। अगर आप चाह रहे हो कि वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप मेंशन करो मैंने पार्टिसिपेट किया था, हाँ। और किस लिए पार्टिसिपेट किया था, तो क्वेश्चन के दायरे में उस चीज को आपने वो बात भी मेंशन कर दी कि मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, और हमारा जो मेन मकसद था कि भाई हम एआई का यूज करके हम वहाँ दिखा रहे थे लोगों को, हम दिखा रहे थे कि हम अपने डिपार्टमेंट में डिस्कॉम में किस तरीके से एआई का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ना आप चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बोला अननेसेसरी बोला कि मैडम पूछ रहे हैं मैं मुखर्जी नगर रहा हूँ, तो सही से वो तो ठीक है, आपकी उसने आप जॉब कर रहे हैं उसने बचा लिया, नहीं तो वहाँ आपके नंबर जितने काट सकते हैं ना वो काट ले जाएंगे। मुखर्जी नगर आपने बोला, मुखर्जी नगर का मतलब है कि कोचिंग, और कोचिंग का मतलब है कि आप पहले से पुलिस आपने जाने अनजाने आपने बोल दिया, आपकी रिकॉर्डिंग में है, आपने मैडम कुछ बात कर रही थी तो आपने बोला मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर जैसे ही आता मैंने अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, क्या आपने कहीं कोचिंग ली है, आपने क्या बोला, मैं यही बोला हूँ आपकी जॉब ने बचा ली थी, सर मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे टाइम नहीं मिला। अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे आप कुछ बोलते जाते आपके नंबर सर वो जाते हैं। एक्चुअली सर थोड़ा सा मतलब आपको शायद रिकॉल नहीं करा रहा, लेकिन मैंने पूछा था कि मतलब आप मुखर्जी नगर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं वो पोइट रहे थे, मैं पोइट का रेफरेंस दे रहा था सर उस समय। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके कविता के उसमें ही मैंने आपसे पूछा था कि आपको कौन से फेवरेट, आपने कहा था कि क्या लिखते हो, उसको लेके मैंने कहा था कि हाँ, बोला कि मुखर्जी नगर से पहले यहाँ से रहे हैं, मैं निरुत्पल के बारे में बता रहा था। आई वाज नॉट टेकिंग आप यहाँ से आप आयोग में बैठे तो यहाँ का तो कुछ ऐसे नहीं बनता है, आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आए, आप ऐसे गपशप के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि यहाँ से बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे, आयोग में इतना टाइम नहीं है। आप देखिए आप अपना मेहनत करके गए हैं, ऐसा मत कीजिए कि आपने इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचे और लास्ट टाइम में अपनी मेहनत को बता दिए ना, आप पहाड़ पर चढ़ने के वहाँ पर है वहाँ मत गड़बड़ कीजिए। तो वहाँ हर चीज़ की कीमत होती है, अगर आप उसको अच्छा परफॉर्म करेंगे आपको नंबरों के रूप में मिलेगी, अच्छा नहीं आपको वो करेंगे तो वहाँ नंबर काट ले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपसे देखो आपकी उम्र है, आपकी कितनी एज है? सर मैं 32 है, वहाँ पर 60 के आसपास होंगे, आपसे लगभग डबल के आसपास होंगे, तो डबल के आसपास होंगे तो आप उनको ना ज़्यादा नहीं इधर उधर का वो बता सकते हैं। बाकी एक बार उधर से कैमरा देखिए, वो आप रिकॉर्डिंग लीजिए और बाकी उन पर काम कीजिए। हिस्ट्री का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये जो सवाल है इसका आप जवाब अपने हिसाब से जैसा भी आपको लगे, जो आप जस्टिफाई कर सको बेहतर तरीके से। पूरी तरीके से झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। जो ये था ना कि यूपीपीसीएल जैसे मैंने भी पूछा, सर ने पूछा आप ऑलरेडी सर्विस में हो, एक तरीके से भाई बिजली सबसे बड़ी समस्या है। वो बात आप करो 24 घंटे शहरों में ठीक है, 22 घंटे तहसील स्तर पर, 18 घंटे 19 घंटे गाँव में, ये ठीक है, ये डाटा गवर्नमेंट देती है, बट वास्तविकता नहीं है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। आपको गवर्नमेंट लाइन लेके ही चलना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पर ये है कि ऑलरेडी आप पब्लिक सर्विस में हो, तो फिर ये सवाल आपसे आ सकता है कि ठीक है जैसे आप एसडीएम ठीक है पब्लिक सर्विस से, आपके घर में डीएसपी भी है, बट एसडीएम और डीएसपी के बाद में फिर तो जितनी भी पोस्टें हैं उससे ज़्यादा पब्लिक सर्विस में तो आप ऑलरेडी हो। फिर तो आपको प्रेफरेंस 2 ही की देनी चाहिए, 2 के बाद में प्रेफरेंस देनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से ये कर सकते हो कि ठीक है यार, एक सपना आदमी का होता है बचपन से चीज़ों को लेके, ठीक है, और मतलब अपने तरीके से जो ऑथेंटिक लगे, ठीक है। अब वो आपका अपने अंदर का क्या है, किस तरीके से फ्रेम कर रहे हो मैं बताऊंगा, तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें उसको आप कॉपी करोगे वो पकड़े जाओगे तुरंत, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में आपने क्या बताना शुरू कर दिया, फाइलिंग का ये बताना शुरू कर दिया, हिस्ट्री से आप क्या सीखते हैं?
हिस्ट्री में जैसे मैंने आपसे पूछा यूपी का, देखो आपने ना ये करंट वाला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने जो जवाब दिया ना, जो वर्ल्ड वाला जो कनेक्ट कर देते वो बहुत अच्छा। अब ना यूपी में ना हिस्ट्री बिखरे पड़े हैं, आप देखिए, आप अशोका का है, इसके अलावा उसी नगर वाला है एरिया, आप उस चीज़ों को ना लिंक करिए, जितने भी सर्किट है, जितने पर्यटन है, वैसे लिंक करके आप बताइए ना, वो ज़्यादा अच्छा फील आएगा। मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे मतलब इतिहास में लिंक करने को सर 100 चीज़ें लिंक कर सकते हैं, हाँ, ऐसा कोई उसमें रोक टोक नहीं है, हाँ। लेकिन सर एक टेम्पलेट अगर रखा जाए तो क्या रखना चाहिए? आपका जो पहला जवाब था, पहली लाइन वही सफिशिएंट था कि जो आपने कहा ना कि भविष्य जो है वो वर्तमान, और वर्तमान से आपका, ठीक है, जो सॉरी भूत से वर्तमान, और वर्तमान से आपका भविष्य, ठीक है, वो पहली लाइन आपकी बहुत अच्छी थी, वहीं रुक जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्या ठीक है, क्यों सर? हाँ ठीक है, वो पहला लाइन इनका बहुत अच्छा था कि पर मैंने जैसे ये बोला ना, यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये सुलहपुर का बताया, मैं प्रशासक के रूप में ये करूँगा, ठीक है, वो एक होता है कि सो और एक ये होता है कि आप मुझे ना वो चीज़ें बताते हैं जहाँ सरकार काम कर रही है ऑलरेडी। आप देखिए वो सर्किट पर काम कर रहे हैं, कई सारे सर्किट बनाए, रामायण सर्किट बनाए, ये सर्किट को, तो उसी को आप आगे बढ़ाइए। आप हिस्ट्री से ही तो सीखते हैं ना, बगैर हिस्ट्री के आप कैसे रामायण सर्किट बना सकते हैं, कैसे बगैर हिस्ट्री के आप कैसे बौद्ध सर्किट बना सकते हैं? तो आप उसी को लेकर आगे बढ़िए। यूपी योगी आदित्यनाथ जी का भी है कि बेटी का हम जीडीपी को काफी आगे लेकर जाएंगे, आप टूरिज्म से उससे लिंक कीजिए। बाकी ठीक है, बाकी तो आपका अपना है, बाकी आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा। ये मतलब एकदम लास्ट एग्जांपल फेस है। और उसी के बारे में थोड़ा सा जैसा लगा कि रामायण संकट है, तो उसी पे आपको जीडीपी और इकोनॉमी ये जोड़ देंगे। बहुत सारे एग्जांपल देख के आप उसको अगर लिंक करना कर पाओ तो समस्या है। तो आप उसको दे दीजिए। बाकी आपका स्माइलिंग फेस है, अच्छा लगा क्योंकि मैडम से बात। हाँ नकुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसके बाद ही रिस्पॉन्स करें, तो टू द पॉइंट दीजिए आंसर। मतलब आप एक्स्ट्रा चीजें बताने लग जाते हो। ये सब के तीनों का सेम फीडबैक है। हाँ, और मतलब स्पीड को ना मतलब प्रैक्टिस कीजिए अपनी मैम बहुत स्पीड का क्या है कि मतलब मैं इधर वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा पला बड़ा हूँ, तो यहाँ पे मतलब जो नेचुरल पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, सर समझते होंगे मतलब। ठीक है, पर आप कोशिश कीजिए, हाँ, कुछ आदमी होते हैं ऊपर से फ्लैट हो गया तो। अच्छा सर एक चीज़ और पूछनी थी, मैं तो लैंग्वेज का इशू तो नहीं है मतलब एक language। बाइलिंगुअल का अगर कुछ नहीं बाइलिंगुअल। अगर आपसे क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है तो जवाब आप हिंदी में दो, इंग्लिश में दो। कई बार प्रेफरेंस पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर, आपका प्रेफरेंस जैसे क्या आप है? कविता है, आपकी पोइट्री है, तो वीर रस, करुण रस ये है क्या, वो सारी चीजें भी आप, जैसे आपने खुद ही मुझे बताया, मैंने पूछा अच्छा आप कविता है कि मैं मेरा यूपीएससी की मैंने की और उसमें मेरा हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था। जी। आपने खुद ही ये साहित्य आपको में आया। बताना नहीं है आपको, ठीक। आप वहाँ पे यूपीएससी का अगर आप जनरल कैटेगरी में तो Difference ऑब्वियसली नहीं। आपके अटेम्प्ट चले जाएंगे कि अगर UPSC बी का है attempt तो वैसे भी जायज हाँ तो ठीक है, मतलब वो एक अलग ये ना ये लगता है ना कि आपने अगर यूपीएससी होगा छोड़ के चले जाएंगे, क्वेश्चन कई सारे खुलेंगे ना, आप करना चाहिए। हाँ मैं सर समझ गया हूँ। तो एक्चुअली मैं वापस सर आप बोलिए कि खोलना नहीं चाह रहा था मैम, जब लिटरेचर स्पेसिफिक हुई तो फिर मैंने आपके- उसमें चला गया, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग थिंग। हाँ तो उस पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी आपने कुछ सही बताया एकदम। एग्जाम्पल का जैसे मेन तो कबीर है, तुलसी, आपने सब न्यू के ही नाम लिए, न्यू और दोनों का अच्छा है। यूपी के मैंने पूछा था। ठीक है। लिटरेसी रेट आई थिंक आपने, मैंने चेक नहीं किया। सही है, 67 पॉइंट ही है, लेकिन वो आपने कहा ना कि मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थे आप। हाँ तो उसको आप ठीक है, और मैंने लिटरेसी रेट दिया सेक्स था आप। जैसे आपने था ना, उसके बाद आपने अब मेल फीमेल भी बोला, मेल का कुछ ज्यादा है, फीमेल का कुछ ज्यादा मेल है। 77 है, फीमेल ठीक है। 57 पैसे- 57 है, ठीक है। तो वो जब है कि वही लग रहा था कि आप डाउटफुल हो 67 में ही, ठीक है। तो बस आपको काम करना है, बाकी मैं आपको कल या परसों में वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, तो उसमें आप देखिएगा। आप हेड मोमेंट काफी ज्यादा हाँ। सर ने बताया होगा आपको। अच्छा सर मतलब अगर पूरे इंटरव्यू के दौरान हाँ, मतलब ऐसे किसी को नहीं। समझाने के लिए जेस्चर हाथों से नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं? नहीं। अवॉइड करना है, कई बार ऑटोमेटिकली हो जाता टीचिंग है। के इंटरव्यू के लिए गए हैं या सिविल सर्विस के लिए? सिविल सर्विस बस, तो आपको सहारा अपने हेड ऐसे ही रखने हैं आपको। किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, कुछ भी कीजिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से आता कमिटमेंट अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। उसका मतलब होता है आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, बुलाते हो। ठीक है, जा ठीक सकते है, हैं। फिर आप विभाग को आप थैंक यू, नमस्ते। स्कूल